तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज के वीडियो उन सारे लोगों के लिए जिनको ऑडिट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि यार ऑडिट मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ऑडिट में हमको एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ है ना याद करने का होता है। हमको एज इट इज चीज़ें लर्न करनी रहती है तो डिफिकल्टी पड़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या करना है और आप आसानी से 50 to 60 मार्क्स जो है ना वो स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ABCD एनालिसिस में आपको बेसिकली बताने वाली हूँ कि सबसे प्रेफरेंस पर कौन सा चैप्टर रखना है, और अगर आप वो चैप्टर भी छोड़ रहे थे ना तो आपको उसको प्रेफरेंस पर लेकर करना ही है, किसी भी हालत में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा मैं चैप्टर जो है वो बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपका होना चाहिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11th के अंदर 70 ऐसे जो है 706, 705, 701 और 700 ये सारे एसेस भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो चैप्टर 11 फर्स्ट, देन आपको करना है कंपनी ऑडिट, उसके बाद ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, जो कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं पता नहीं क्यों, बट वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसके अंदर ऐसे 150 और 151 भी फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस पे जो है वो करना है चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, फिर आपको करना है 7th और 8th, फिर आपको करना है 6th और 12th, और फिर लास्ट प्रेफरेंस पर आपको रखना है चैप्टर नंबर 9। तो मैंने ये जो सीक्वेंस बताई ना आपको, इसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको चलना है। और मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है उनकी एकदम बहुत अच्छे से इन डेप्थ उनकी पढ़ाई कर लो, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और जो कि बाद के चैप्टर्स जो है ना उनको भी आपको पढ़ना है, एक ओवरव्यू लेना है। लेकिन अगर आपने उनको जनरलाइज वे में पढ़ा, एक ऊपर से आपने उनको ओवरव्यू ले लिया तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इतने सारे हमारे एसेस है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, तो उनका हमको क्या करना है। तो उसकी भी मैं आज आपको ABCD एनालिसिस जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, जो हमारी प्रेफरेंस है उस पर हमको रखना है 200, 210, 220, 230, 240, 299, 300, 315, 330, 500, 501, 505, 520, 530, 570, 580, 700, 701, 705 और 706। ठीक है, बी एनालिसिस पर आपको रखना है 450, 510, 540, 550, 560, 610, 710। ठीक है, जो सी हमारा पोजीशन है उस पर हमको रखना है 250, 260 और 265। डी पर आपको रखना है कैटेगरी पर 402, 600 और 620। तो ये बेसिकली मैंने आपको एनालिसिस, तो अगर आप चाहो ना तो इन सभी को आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, और जो भी A और B कैटेगरी के एसेस है उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और C और D अगर आपके बाई चांस छूट भी जाते हैं, आप नहीं भी पढ़ पाते हो, या फिर अगर आपसे फिर एक ओवरव्यू भी ले लेते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको A और B पर बहुत अच्छे से ध्यान जो है वो देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ। क्या होता है कि जब ऑडिट का हमारे सामने पेपर आता है ना तो आप उसमें देख सकते हो कि 14 मार्क्स के तो हमारे करेक्ट इनकरेक्ट करके वो क्वेश्चंस आते हैं, वो आ जाते हैं। 30 मार्क्स का आपका MCQs रहता है। तो लेफ्ट आउट पोर्शन जो कि 56 मार्क्स का रहता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सारे क्वेश्चंस चैप्टर के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं MCQs को बहुत अच्छे से कर लेती थी और करेक्ट को बहुत अच्छे से कर लिया था। तो यहाँ पर ही हमारे मिला जुला के कितने मार्क्स हो गए, 44 मार्क्स तो हमारे इधर ही हो गए। मतलब अगर हमने इधर बहुत अच्छे से टारगेट कर लिया ना तो 30 to 35 मार्क्स अराउंड हम यहाँ पर ही ला सकते हैं। मतलब आपको ये चीज़ पास करवा सकती है। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे, ये ICAI मैट के जो पीछे के चैप्टर्स के पीछे दे रखे हैं वो आप कर सकते हो। RTPs MTPs जो है लास्ट 5 to 6 ईयर्स की जितनी भी RTP MTP है उनमें से देख लो, सारे MCQs वगैरह देख लो, और सारे करेक्ट वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपने देख ली ना तो आपके ये बहुत आसान आते हैं, करेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता है। MCQs जो रहते हैं वो भी ईजी रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो ना, आपको आइडिया है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद रही बात कि 56 मार्क्स का जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस पैटर्न के आते हैं, क्या केस स्टडीज आती है या फिर नॉर्मल जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं। तो हमारे टाइम पर ऑडिट में ऑलमोस्ट 50 to 60% के एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो हर अटेम्प्ट में मैं देख रही हूँ कि ऐसे ही आते हैं, 50 to 60% जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते ही है। तो यहाँ पर क्या हमको करना है कि अगर हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब किस हिसाब से फीचर्स लिख दो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बिल्कुल डायरेक्ट जिसमें हमको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरी इन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ थी। तो आप चाहो तो उन पे बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ बना सकते हो, क्योंकि केस स्टडीज़ के रहता है हमको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि इसका आंसर ये होगा वो होगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में तो हमको बिल्कुल हाथ पीछे करना ही नहीं है, जितना हो सके ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो इसको। ठीक है,
आपने देखा होगा कि हमने बस अभी क्या करा है, हमने करेक्ट इनकरेक्ट पर अपनी कमांड बनाई, हमने एमसीक्यूज पर अपनी कमांड बनाई और हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस पर अपनी कमांड बनाई। और अगर आप अच्छे से देखो तो हम ऑलरेडी 55 to 60 मार्क्स तक स्कोर कर लेंगे यहाँ से ही। उसके बाद फिर अगर आपको केस स्टडीज़ भी आ रही है, वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो एडिशनल मार्क्स एग्जाम्शन के ऊपर भी आप ला सकते हो नंबर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो पेपर क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान ही है। बस आपको अपने पढ़ने का तरीका जो है वो बदलना है। मेथडोलॉजी जिस भी आप अडॉप्ट कर रहे थे जो भी अभी तक, उसको थोड़ी सी चेंज करना है और अलग पैटर्न से पढ़ना है, तो आराम से जो है ऑडिट का पेपर क्रैक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन जो कि पर्सनली मुझे आते थे कि यार पढ़ना कैसे, लाइक बिल्कुल क्या रट के पढ़े, एक एक वर्ड रटे, या फिर थोड़ा जनरलाइज वे में लिख सकते हैं, अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो मैं इसका बहुत ही प्रॉपर आंसर देती हूँ कि ओवर अगर आप जनरलाइज कर दोगे ना चीज़ों को तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है एक बेंचमार्क सेट होता है, बेसिकली एक सजेस्टेड पेपर होता है, उससे आपका पेपर जो है वो चेक किया जाएगा। तो अगर उनको इतने कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, अगर उनको लग रहा है कि लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, तो वो आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं बैठे हैं, एक एक वो आपकी लाइन पढ़कर नहीं समझने वाला है। तो कुछ कीवर्ड्स जो है वो मिलने चाहिए बेसिकली आपको, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे वो कि वो देखेंगे कि थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपकी बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं मिल रही है, आपने बिल्कुल जनरलाइज्ड तरीके से लिख रखा है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को तो वैसे क्लियर होगा कि ऑडिटिंग कीवर्ड्स कैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि कीवर्ड्स मतलब क्या। तो एक मैं बेसिक सा एग्जांपल दे देती हूँ। ऑडिट में जैसे ही कोई गलती होती है ना, तो हम उसको बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसकी जगह आप वैसे तो मिस्टेक भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने मिस्टेक लिख दिया मतलब आप उन चीज़ों को जनरलाइज कर रहे हो। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट लिखा आपने मतलब आप ऑडिटिंग की लैंग्वेज में लिख रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑडिटिंग की क्या लैंग्वेज है, क्या आएगा, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, समझ कर जो है वो चीज़ों को लाइक ग्रेस्प कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ आंसर्स जो रहते हैं वो आप जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कुछ आंसर्स जैसे कि जो स्पेसिफिक रहता है, कंपनी ऑडिट हो गया, या फिर जो स्पेसिफिक एंटिटीज़ वाला चैप्टर है हमारा, डिफरेंट एंटिटीज़ वाला ऑडिट, तो वो जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर लर्न करके चीज़ों को लिखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चैप्टर जैसे कि वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ पर आप जनरलाइज तरीके से भी अगर आंसर्स को लिख रहे हो तो चल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको चीज़ों को लर्न करना है एज इट इज़, और कहाँ पर आप जो है वो चीज़ों को जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, पूरा हम नहीं रट सकते और पूरा हम जनरलाइज्ड वे में भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मुझे डिफ़िकल्टी फेस करने में आती थी वो ये रहती थी कि यार समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये इतने सारे ऐसे सेट 220 हो गया, 230 हो गया, तो इनको एक एक याद करने में नहीं आ रहा है। तो क्या नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने एक भी नंबर याद नहीं करा था और उसके बिना भी मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। तो अगर आप नंबर याद नहीं कर पा रहे हो तो इट्स वेरी नॉर्मल, ओके, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको उसके अंदर का कंसेप्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर याद नहीं भी हुआ है तो चल जाएगा, और अगर याद है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका बहुत अलग लाइक लेवल का इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितने भी डाउट रहते हैं ऑडिट के पेपर के रिलेटेड वो मैंने सारे एड्रेस करे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी से ऑडिट पढ़ो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पेपर भले कितना ही टफ है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी जो है वो अपनी एकदम सही रखी है, इस मेथड को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपका निकलना तो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।